दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक के माध्यम से आपके समक्ष एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं और सीरीज का नाम है हमारा संकल्प विकसित भारत। तो इस सीरीज के तहत जो पहला मैंने अपना वीडियो YouTube पर अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, वो था कि हमें क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स की भारतवर्ष को विकसित बनाने की तरफ जरूरत है। आज मैं जो दूसरा इस सीरीज के अंतर्गत दूसरा टॉपिक जो मैंने चुना है वो है कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो भारतवर्ष के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिस पर भारतवर्ष को काफ़ी काम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन पर काम नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ही फोकस के साथ काम हो रहा है और हम बिल्कुल किसी भी तरीके से ग्लोबल कंपटीशन में भी लगातार साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सीरीज के अंतर्गत उन्हीं सभी टेक्नोलॉजी अपने युवा साथियों के लिए, क्योंकि भारतवर्ष में जो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारतवर्ष को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारा जो युवा टैलेंट है वो पूरे विश्व में नंबर 1 है, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं और जिस तरीके से भारतवर्ष में जो 10 साल में काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे हमारे सभी युवाओं की एस्पिरेशन और पूरे भारतवासियों की एस्पिरेशंस जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अंतरिक्ष को छू रही हैं। या स्काई इज द लिमिट, आई विल नॉट से स्काई इज द लिमिट, बट इवन स्पेस इज द लिमिट। तो इस तरह की चीज़ों के साथ साथ भारतवर्ष को कुछ जो नई टेक्नोलॉजी है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उन पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या फिर क्वांटम एआई, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसके तहत जो है वो आता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। ये टेक्नोलॉजी भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में जो एक वेव 1 या जो फेज 1 एआई का आया है उसकी रेस में हम चाहे थोड़े से पिछड़ गए हों, क्योंकि यूएसए में और चाइना में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च जो है वो एआई में हो चुकी है और उन्होंने इसमें काफ़ी प्रगति की है। इसी तरीके से काफ़ी प्राइवेट कंपनी वो यूएस की और चाइना की, यूएसए की ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति की है और उसमें उन कंपनी की आर्थिक प्रगति भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पिछले 1-2 सालों में हुई है। तो इसके तहत ये बहुत ही ज़रूरी है कि भारतवर्ष में भी इस टेक्नोलॉजी को पूरा महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं पर फाइनेंशियल एलोकेशन भी मिलना चाहिए, पूरी फंडिंग मिलनी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से 1.5-2 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एआई मिशन ऑफ इंडिया के तहत जो है करीब 12-12.5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसकी फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हुए काफ़ी संस्थाओं को इसका लाभ मिल रहा है और इसके अंतर्गत जो हमारे छात्र हैं जो इसके अनुसंधान से जुड़ रहे हैं उनको एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है स्कॉलरशिप देने के लिए। तो ये काफ़ी धन जो है ना इसके लिए हमने रखा है और इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जुड़ा हुआ मामला है कि हम लोग जो है ना काफ़ी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर वो भारतवर्ष में आ रहे हैं। इसी तरीके से डाटा सेंटर भी भारतवर्ष में आ रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में वो टैलेंट है, भारतवर्ष में उस तरह की टेक्निकल मैन पावर है, भारतवर्ष में स्टेम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हर साल आ रहे हैं वो काफ़ी हैं। और ये सभी को पता है कि जो हमारे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो महान इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़, वो सारे 5 आईआईटी है, उसके बाद में जो जो आईआईटीज़ आए हैं
सबसे पहला तो जो 5 आईआईटी की प्रोडक्ट है उन्होंने पूरे विश्व में परचम फहराया है। और ये आप सभी को विगत है कि जितनी भी 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की हैं, उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी आईटी की कंपनी है, उन सभी के हेड या सीईओ जो है ना, मैक्सिमम 56% जो है ना वो भारतवर्ष से हैं, वो इन्हीं आईआईटीज इंस्टीट्यूशन से हैं। लेकिन अब हमारे जो ट्रिपल आईटी है या ऐसी बेंगलोर है या हमारे एनआईटीज हैं या और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो भी इसकी तरफ जो है ना काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और भारतवर्ष का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक स्किल्ड मैन पावर के ऊपर उभर रहा है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी में, मेरा कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरीके से हमने पेटेंट को ध्यान दिया है, पिछले 1-1.5 साल के अंतर्गत हमारे पेटेंट जो है ना वो कुछ हज़ार से बढ़कर 1 लाख से ऊपर 1,20,000 1,30,000 हो गए और उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी इस टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और क्वांटम कंप्यूटिंग में, मशीन लर्निंग और इन सभी चीज़ों में, चाहे वो तो लार्ज लेवल एलएलएम्स हों या एनएलपीज हों या इस तरह की और जो भी कोई फंडामेंटल रिसर्च है, उसके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत जो है ना, यदि हमें ज़रूरत है, मेरा मानना है कि कम से कम $2 बिलियन का जो है ना और हमें प्रावधान करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये है नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बाद में जब क्वांटम कंप्यूटिंग भी हो जाएगा तो क्वांटम से जुड़ के क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी या एलएलएम्स और ये इन सभी के अंतर्गत जो है ना हमें परस्यू करना है टॉप प्रायोरिटी। दूसरा आता है हमारा जो है ना रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। कुछ लोग कहते हैं कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के आने के कारण मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जॉब घट जाएंगे। मानता हूं कि कुछ जॉब घट जाएंगे, लेकिन वो जॉब हमें उन मैन पावर को स्किल्ड करके और जो क्षेत्र है वहां पर जॉब बढ़ेंगे। लेकिन एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जिस तरीके का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जो उनका विजन है, वो भारतवर्ष को चाहते हैं कि हम भारतवर्ष को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। जिस तरीके से चाइना में कुछ इश्यूज आए हैं और वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है वो वहाँ से निकल रही हैं, तो उनको भारतवर्ष भी कोशिश कर रहा है कि कुछ कंपनी भारतवर्ष में आए। लेकिन इसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करी है, और इसके अंतर्गत जिस तरीके से 1,56,000 करोड़ का प्रोविजन पीएलआई किया है, और फंड इसमें कोई भी एक तरीके से अवरोध नहीं होगा, और भी फंड इसमें दिए जाएंगे। और इससे करीब करीब 750 बड़ी कंपनीज को और स्टार्टअप को फायदा हो रहा है, और डेफिनेटली भारतवर्ष अग्रसर हो रहा है। मेरा ये मानना है कि हमने जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 या 2.0 3.0 में हम कहीं नहीं रहे थे। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर हम गुलाम थे, लेकिन अब जो IR 4.0 है वो बिल्कुल बिलोंग होगा भारतवर्ष के लिए। ये डिकेड भारतवर्ष का है, और डिकेड ही नहीं, ये सेंचुरी भारतवर्ष को बिलोंग करेगी। तो इस तरह की अवधारणा को मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि हमारे जॉब ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से घटेंगे। यदि वो घटेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो एमर्ज हो रहे हैं, जो आगे निकल रहे हैं, नए नए तरीके के स्किल आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर अपनी मैन पावर को तैयार करेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आज की डेट में, उनका जो मीडियन एज है वो 28 और उससे कम है, और ये मीडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मीडियन एज है, इसका एडवांटेज हमारे पास में 2036 तक रहेगा। और उसके बाद आगे के 2-3 डिकेड में भी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज मिलता रहेगा। और ये मेरा ही नहीं मानना है, ये विश्व की काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका मानना है कि भारतवर्ष की पॉपुलेशन वो करीब 155 करोड़ 2050 तक हो जाएगी, और भारतवर्ष करीब 45 से 48% जो है ना वो ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर
पूरी दुनिया में भारतवर्ष वो सप्लाई करेगा, क्योंकि जिस तरह का हमारा युवा टैलेंट है, जिस तरीके से स्किल्ड मैन पावर जो हमने एक विजन लिया और हम तैयार कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं सोचना है। तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में हमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल रिसर्च करनी है। इसके लिए पूरा जितना भी इंसेंटिव भारतवर्ष की गवर्नमेंट देती है, ये प्रायोरिटी नंबर 2, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरीके से। अब तीसरा मेरा मानना है कि एसएमआर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक तरीके के रिएक्टर हैं जहां पर कम मेगावाट इलेक्ट्रिकल के रिएक्टर हैं, तो इनको हम मॉड्यूल में बना सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इनको रिमोट लोकेशन पे स्थापित किया जा सकता है, इनको फ्लोटिंग किया जा सकता है, सबमर्ज प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, यूएवीज में यूज़ किया, इनको जो है वो स्पेस शटल में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरत है रिमोट लोकेशंस में, जहाँ पर इंटरनेट का कवरेज नहीं है, वहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो यूज है वो एसएमआर का हो सकता है कि क्लीन एनर्जी वो जीसीसीज को देने के लिए, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और जो बड़े डाटा सेंटर हैं उनको, जब हमारा कंप्यूटेशन बहुत फास्ट स्पीड से और लार्ज स्केल पे होगा, और बाद में जब हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ जाएगा, और जिस तरीके से क्वांटम एआई के एल्गोरिथम डेवलप होंगे, और पूरे विश्व के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी सेंटर्स, करीब 55 से 60% वो भारतवर्ष में आ रहे हैं, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करने के लिए और एक चीप लेबर को यूज़ करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होने वाली है। और जब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का स्कोप देखते हैं, तो इनको जो हमें फीड करना है जिस को और बड़े डाटा सेंटर को, उन सभी को हमें जो है ना ग्रीन एनर्जी, तो उसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ना वो बहुत ही सुटेबल हैं, क्योंकि एक तरीके से एक ग्रीन एनर्जी का ऐसा स्रोत है जहाँ पर एक बार रिफिल फ्यूलिंग करने के बाद में इनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत वो करीब 10 से 15 से 20 से 25 30 साल तक होती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का होगा। मेरे जो सुझाव थे इसके बारे में वो 2 साल पहले थे, और आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको लास्ट बजट में जो है ना एक तरीके से कुछ फाइनेंस एलोकेशन किया है, और उन्होंने नाम दिया है भारत स्मॉल रिएक्टर्स, बीएसआर का। और इसके तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीआरसी ने पहल की है, और एनपीसीआईएल ने अभी टेंडर निकाला है जहां पर प्राइवेट पार्टीज को इसके लिए इनवाइट किया है। क्योंकि ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ, बीआरसी से मैंने एमटेक किया है, वहीं पे मैं ट्रेंड हूँ, और फिर मैंने न्यूक्लियर सबमरीन के सपोर्ट टीम में 4 साल तक काम किया है विशाखापत्तनम में, वहाँ के डॉकयार्ड में। तो इन सब के एक तरीके से अनुभव होने के कारण मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष ने PHWRs, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की एक टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी बहुत विकसित किया हुआ है, और उसमें एक स्मॉल रिएक्टर की कैटेगरी में आता है 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का जो रिएक्टर है, उसकी एक्सपर्टीज पूर्णतः हमारे पास है, तो हम उसका विकास कर कर उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं NPCIL को, DAE को, BRC को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हमें पूर्णतः ध्यान देना है कि एक तरीके से हम मॉड्यूलर कंसेप्ट को भी लेकर आए, कि जहाँ पर हम 10 मेगावाट इलेक्ट्रिकल, 20 मेगावाट इलेक्ट्रिकल या उसके मॉड्यूलर फॉर्म को किस तरीके से हम जोड़ के एक साथ जो है ना, जिसकी वजह से इनमें जो है ना इनहेरेंट सेफ्टी फीचर्स काफ़ी होते हैं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, तो वहाँ पर वेस्ट को स्टोरेशन की भी इसमें दिक्कत नहीं आती है, रेडिएशन की मात्रा भी कम है, और ये हमारी रिमोट लोकेशंस को और जीसीसीज को और बड़े डाटा सेंटर को जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो एक तरीके से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें काम करना है। उसके बाद में आता है, जैसे हमने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में हमें अभी एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन
जैसे आईएनएस अरिगत है, आईएनएस अरिहंत है, ये करीब 6,000 से 7,000 टन की है। अब हमें 13 से 15 से 18,000 टन की इन सबमरीन्स का, न्यूक्लियर सबमरीन्स को विकसित करना है SSBN एंड SSN कैटेगरीज में, जिसकी वजह से उन पर और ज़्यादा पंच जो है ना, और ज़्यादा नंबर ऑफ मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिट किया जा सकते, और SLBMs को भी MIRVs, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से, और इन पर ऑलरेडी प्रावधान है कि हम इन्हें न्यूक्लियर वेपन भी उस पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में ट्रायड कैपेबिलिटीज आ जाती है। और न्यूक्लियर सबमरीन की एक विकसित भारत बनाने के लिए हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज भी उसी तरीके से बढ़ें, तो उसके लिए कम से कम 15 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास में होनी चाहिए, जिसमें से 10 SSBN कैटेगरीज की और 5 जो है ना वो कम से कम SSN कैटेगरीज की होनी चाहिए। तो इसमें हमारी पूर्णतः हमारे पास में जो है ना एक तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ वो फंड का प्रावधान करता है, जिसकी वजह से ये फ्लीट ऑफ 15 न्यूक्लियर सबमरीन 2047 तक भारतवर्ष की इंडियन नेवी के पास में हो, और जो हमारे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो आ रहे हैं उसके पास में ये हो। ये हमारी सभी आंतरिक भारी सुरक्षाओं को ध्यान में रखकर, और हमारे बॉर्डर पर अब जिस तरीके से तीसरा फ्रंट भी उभर रहा है, जैसे बांग्लादेश आ रहा है, तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इन सभी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को देखने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमें काफ़ी आगे बढ़ाएगी। इसके बाद में 5वें नंबर पे मैं कहना चाहूँगा कि UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऑटोनोमस सबमर्ज्ड व्हीकल्स और या ड्रोन्स, इस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत ही विकसित करना है। और इस मिशन के अंदर जो है ना हमें पूरा ध्यान देना चाहिए इसकी फंडामेंटल रिसर्च में, डिज़ाइन में, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको चीफ हमें वारफेयर प्लेटफॉर्म्स बनाने में सहायता मिलेगी। और इन सभी का प्रयोग जो है ना, हम एक सुसाइडियल बॉम्बर या सुसाइडियल म्यूनिशंस की तरीके से हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। और ये सभी वेपन सिस्टम जो है ना वो फ्यूचर वॉरफेयर के एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट होंगे। इनमें सभी वेपन्स कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी और इस पे कॉस्ट कम आएगी। तो इसको बड़े मास स्केल के ऊपर हमें सोचना है कि किस तरीके से हम बनाएं और अपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की सभी विंग्स को इसको कैसे दिया जाए, या हमारी जो स्ट्रेटेजिक स्पेस एक तरीके से फोर्सेस हैं उसमें इनका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाए। फिर 6ठे नंबर में मैं आऊँगा कि हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका भी डेवलपमेंट जो है ना बड़ी प्रगति से हो रहा है, लेकिन हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सुपरसोनिक इंटीग्रेटेड मिसाइल्स एंड देन एनर्जी गाइडेड व्हीकल्स, एनर्जी गाइडेड वेपन्स जो हैं, चाहे वो लेजर बेस्ड हों या और दूसरी एनर्जी के कारण हो, जहाँ पे कंट्रोल्ड एनर्जी वेपन्स भी इनको कहा जा सकता है, ये बहुत मात्रा में हमारे शिप के ऊपर या और प्लेटफॉर्म्स में हमें यूज़ करना होगा। और इस टेक्नोलॉजी को भी पूरा जो है ना एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें ले जाना है। इसी तरीके से और बहुत हैं, जैसे 5G है, 6G टेक्नोलॉजी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी है। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया हुआ है। उसमें काफ़ी एलोकेशन ऑफ फंड, मेरे ख्याल से 15 या 18 हज़ार करोड़ का प्रोविज़न किया है। ये एक ऐसी रिसर्च है, जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम AI, इस फील्ड में हमें काम करना ही होगा। इसमें हमें और ज़्यादा पैसा लगाना ही होगा। फंडामेंटल रिसर्च को हमारे पास में फोकस रखना है। फंडामेंटल रिसर्च की ही वजह से फिर टेक्नोलॉजी निकल के आती है, जिसको मास स्केल पे अप्लाई किया जा सकता है अपनी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए। चाहे हमारा कोई बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर लाइफ से जुड़ा हुआ हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो AI और क्वांटम AI से अब छूता नहीं रह सकता। तो
तो इसको एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देकर और फंड से, ये हो सकता है कि शुरुआत की रेस में हम थोड़े से पीछे रहे हों, लेकिन जिस तरीके का युवा टैलेंट हमारे पास में है, जिस तरह के जो हैं वो साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ये इस तरीके से पास हो रहे हैं, तो हमें इनको बिल्कुल एक तरीके से सक्षम बनाना है। क्योंकि यदि वो इसमें सक्षम हो जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी की जो थ्रेट आ रही है उसको भी हैंडल करने के लिए, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमें सभी चीज़ों में एक्सपर्टीज को करना है। वो फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को ध्यान में रखते हुए इसको भी इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ऑलरेडी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट जो है ना 500 गीगावाट का रखा हुआ है। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का हमने 2030-32 तक जो है ना हमने वो 22,000 गीगावाट का रखा है, और 2047 तक हमने 100 गीगावाट का रखा है। तो वो हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से जो हमारा जो थोरियम ऑपरेटेड FBTR है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो एक 500 मेगावाट का क्रिटिकल होने वाला है जल्दी, शायद 2025 में ही हो जाएगा। तो इस तरफ भी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में आता है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ साथ जो है ना क्वांटम AI में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो AI ड्रिवन हो या बाद में QAI ड्रिवन हो, या वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या जितने भी कंट्रोल प्लेटफॉर्म हैं या गाइडेंस सिस्टम्स हैं मिसाइल्स के, या इस हमारे स्पेस प्रोग्राम हैं, या और दूसरे ओशन एक्सप्लोरेशंस के प्रोग्राम हैं, इसी तरीके से सभी जगह या सैटेलाइट्स हो, सभी जगह हमें चिप्स की ज़रूरत है। और इस रेस में, इस मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी पिछड़ गए हैं, क्योंकि ये सबसे पहली फैक्ट्री चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की भारतवर्ष में वो हिमाचल प्रदेश में आई थी, पर उस कंपनी में शायद SCL उसका नाम था, सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड करके, लेकिन उसमें बड़े ही एक तरीके गोपनीय तरीके से उसमें आग लगी, बाद में उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो शायद मेरा मानना है कि इसमें काफ़ी ऐसी विश्व की शक्तियां हैं जो भारतवर्ष को आगे बढ़ना नहीं चाहती थी पहले, और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनोज और सहायता भी भारतवर्ष में मिलती थी। इसमें देखना होगी हमारे काफ़ी साइंटिस्ट भी एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत के शिकार हुए हैं पास्ट में, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी कैंपेन नहीं चल सके। और उसको देखा गया था कि जिस तरीके से हमारे स्पेसक्राफ्ट के जो इंजन थे उसमें हमारे एक केरला के साइंटिस्ट थे, किस तरीके से उनको जेल में डाला गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, और जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से SCL में आग लगी, तो शायद लोग नहीं चाहते थे, विश्व की कुछ शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि भारतवर्ष सेमीकंडक्टर में आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से अब बहुत ही बोल्ड लीडरशिप, एक तरीके से विजनरी लीडरशिप, कमिटेड लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे साथ में है, और वो एक सबसे बड़ा जो है वो पहलू भारतवर्ष का अग्रसर होने के लिए, हमारे विकसित भारत को बनाने के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये दूसरा सबसे बड़ा पहलू है। और ये दोनों पहलू एक साथ मिलकर अब हमें कोई भी एक तरीके से कोई भी क्षण हमारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे मैंने कहा कि इस सीरीज के अंतर्गत मैं उन सभी विषयों को उठाऊंगा, अपने युवा का आह्वान करूंगा, उस हर एक भारतवासी का आह्वान करूंगा कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें। हमने ऑलरेडी अपना परचम फहराया है जब कंप्यूटर का एप्लीकेशन आया, सबसे बड़ा अडेप्शन इंडिया में हुआ, और हम पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरे विश्व में छा गए। सर्विसेज सेक्टर में जहाँ सॉफ्टवेयर बैक्ड सर्विसेज सेक्टर था, उसमें किस तरीके से अभूतपूर्व हमने प्रगति की है। जिस तरीके से UPI की जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने भारत ने प्रगति की है पिछले 10 सालों में, वो पूरा विश्व उसका लोहा मान रहा है। तो इसी तरीके से मेरा मानना है कि जिन टेक्नोलॉजी को आज मैंने गिनाया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरीके से, सॉफ्टवेयर की तरीके से, या एक तरीके से 5G के अडॉप्शन को, और अब हम जिस तरीके से 6G को आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं सब जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनमें अब हम किसी से पीछे
नहीं रह सकते, हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, फंडामेंटल रिसर्च को फोकस रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं और एक टेक्नोलॉजी भूल रहा हूँ, वो है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर हम ITR में ऑलरेडी अपना ग्लोबल उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है, पूरे कोऑपरेशन में पूरा हमारे साइंटिस्ट उसमें बहुत ही अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, चाहे वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या ITR का प्रोजेक्ट हो। पूरे विश्व में हमारा कोलैबोरेशन है, या नासा के साथ में स्पेस प्रोग्राम या और जगह। लेकिन फ्यूजन में हमें अपनी फंडामेंटल रिसर्च को इंडिया के अंदर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी MIT USA ने एक अनाउंसमेंट करा है कि ऑलरेडी उन्होंने फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लिया है, और वो पहला 400 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का फ्यूजन रिएक्टर को वो एस्टेब्लिश कर देंगे 2030 तक। और उसके बाद में वो 2030 से 2040 तक हजारों ऐसे फ्यूजन रिएक्टर को करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का जो है ना, सुपर मैग्नेट का एक आविष्कार किया है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए। और प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए यानी उनमें एक तरीके से मैग्नेट, जो सुपर मैग्नेट उन्होंने ढूंढी है, इसी तरीके से भारतवर्ष को भी फ्यूजन के क्षेत्र में काफ़ी फंडामेंटल रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे यही चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और फिर मेरे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करिए। अब इससे पहले मैं कि अब तीसरा जो विषय इस सीरीज के अंतर्गत कि हमारा संकल्प विकसित भारत। जय हिंद।